आज हम हीट के बारे में पढ़ें। थर्मोडायनेमिक के पहले थोड़ी सी हीट के बारे में जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि अगला चैप्टर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग हीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी ही चाहिए। हीट क्या है, उष्मा क्या है? तो छोटी सी परिभाषा है, उष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो हम में गर्माहट की संवेदना, सेंसेशन ऑफ वार्मथ उत्पन्न करता है तथा वस्तु की उष्मीय स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। परिभाषा समझें कि उष्मा क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। जितनी भी ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें ये भी एक क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। इसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है। जब आप किसी चीज को बॉईल करते हैं, आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो भाप बन के उड़ने लगता है। दूसरी बात, जैसे हमने पानी गर्म किया वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, वो भी कार्य हुआ, हीट हुआ। चेंजिंग लाने की कैपेसिटी है इसमें भी, तो जिसमें भी परिवर्तन लाने की क्षमता है वो ऊर्जा है। तो इसमें परिवर्तन लाने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, तो ये ऊर्जा है। उसके बाद अगला इसमें है स्थिति। ये क्या है? तो वस्तु की उष्मीय स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। चेंजिंग होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हो जाए, मतलब गर्म से ठंडा हो जाए, ठंडा से गर्म हो जाए, ये जो चेंजिंग लाता है, ये चेंजिंग लाने वाला जो फैक्टर है जो ऐसा कर रहा है उसको हम उष्मा कहेंगे। दूसरी परिभाषा है, उष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। यदि टेम्परेचर डिफरेंस है, एक गर्म है दूसरा ठंडा है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए और तब जब उनमें हॉट बॉडी धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो जाए, कोल्ड बॉडी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाए, तब हम कहते हैं कि उनके बीच में उष्मा का प्रवाह होना शुरू हो गया। तो इसका प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हमने एक हॉट बॉडी बनाया है रेड कलर से और एक कोल्ड बॉडी है। तो हीट का फ्लो होना शुरू हुआ इसमें हॉट बॉडी से, और धीरे धीरे इसका कोल्डनेस कम होना शुरू हुआ और धीरे धीरे इसका जो हॉटनेस भी कम होना शुरू होगा। तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ हमने दिखाया पारा है, इसमें ज्यादा पारा है और इसमें क्या है? पारा कम है। तो हीट का फ्लो होना शुरू हुआ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। तो हीट फ्लो करती है, ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। तो मात्रक क्या है? इसको मापते किसमें? एक तो कैलोरी में मापते हैं और दूसरा जूल में मापते हैं। जूल में इसलिए मापा जाता है क्योंकि ये भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक हम जूल लिए थे, कार्य का मात्रक भी जूल लिए थे, इसलिए हम इसका मात्रक भी क्या लेंगे? जूल लेंगे, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा है। कैलोरी, अब कैलोरी की थोड़ी परिभाषा है। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा कैलोरी कहलाती है। इसकी चर्चा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ कैलोरी क्या है। गुप्त उष्मा जब पढ़ेंगे उसमें भी बताएंगे आपको कैलोरी क्या है। तो अभी केवल परिभाषा जान लेनी चाहिए कि 14.5 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना डिफरेंस हो? 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप यदि 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है तो जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी आपको हीट चाहिए, वो आपको क्या वो कहलाएगा? वो एक जितनी आपको उष्मीय ऊर्जा चाहिए वो आपका क्या कहलाएगा? कैलोरी कहलाएगा। 1 कैलोरी के कितना? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए प्योर वाटर का जितनी आपको उष्मा चाहिए वही आपकी कैलोरी कहलाएगी। देख लीजिए एक बार, फिर हम दूसरे बोर्ड पर जाते हैं। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो 4.2 जूल कहेंगे, है कि नहीं? 4.18 जूल को हम क्या लिख सकते हैं? 4.2 जूल। हम लिखेंगे 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है या 4.2 जूल होता है, या 1 जूल कितना? उल्टा बोले तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। किलोवाट घंटा ऊर्जा में भी पढ़े थे, तो किलोवाट घंटा कितना होता है? किलोवाट घंटा, किलो में 10⁻³ वाट लेते हैं किलोवाट, मतलब 10⁻³ वाट। अब उसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 × 10⁻⁷
6 जूल। ऐसे हम लोग जानते हैं वाट में कन्वर्ट करते हैं, वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। उसके बाद फिर कन्वर्ट करते हैं, जूल पर सेकंड होता है। और घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड आते हैं। जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसी को लिखेंगे मेगा जूल। इसको क्या लिख सकते हैं? मेगा जूल। ये हुआ मेगा जूल। ये भी ऊष्मा का मात्रक हो सकता है, सॉरी ऊर्जा का मात्रक हो सकता है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। अब ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां हैं। 3 तरह से ऊष्मा ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। अगर ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अपना प्लेस चेंज करना है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो 3 उसके पास मेथड है जिसकी सहायता से वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेगी। पहला है चालन विधि, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंडक्शन। दूसरा है संवहन विधि, जिसको कहते हैं कन्वेक्शन। तीसरा है विकिरण, जिसको कहते हैं रेडिएशन। तो 3 प्रकार की विधियां हैं। पहला देखिए चालन विधि क्या है? माध्यम के कणों के परस्पर संपर्क द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तब उसे कहते हैं। जैसे सभी धातुओं में, केवल ठोसों में इसका ये विधि प्रयुक्त होती है। जैसे आपने क्या किया, एक जगह आग जलाया और एक लंबा सा रॉड लिया और आग का एक सिरा आपने रॉड का एक सिरा आग में कांटेक्ट करवाया। धीरे धीरे वहां हीट जनरेट होना शुरू हुआ और धीरे आगे सिरे से वो ऊष्मा का ट्रांसमिशन होना शुरू हुआ और आपके हाथ में भी गर्माहट महसूस होने लगी। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ऊष्मा जो है उस मीडियम के कण से कांटेक्ट में आते होते एक ने दूसरे को, एक ने दूसरे। इसमें मीडियम के कण नहीं जाते हैं, लेकिन कण से होते हुए ऊष्मा का प्रवाह होता है। कण अपना प्लेस चेंज नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं होते। कण नहीं जा रहे हैं, बल्कि कण एक से दूसरे में जो कांटेक्ट है उससे ऊष्मा दूसरे से होते हुए आपके हाथ तक पहुंच रही है। तो इसमें माध्यम के कण नहीं जाते, बल्कि कणों से ऊष्मा होकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तब भी हम कहेंगे वो उसमें चालन विधि हो रहा है। दूसरे मेथड में है ना, पदार्थ के कणों का ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में जाने के ऊष्मा स्थानांतरण कर। जैसे देखिए आग जल रहा है, ठंडी के मौसम में आग जल रहा है और आप यहाँ खड़े हैं, तो आग वहां जल रहा है, लेकिन आपको यहाँ गर्माहट महसूस होती है। यदि हवा उधर से इधर चल रही है तो आपको एक गर्म हवा का अनुभव होता है, लेकिन हवा उधर से इधर चल रही है तो आपको कम अनुभव होता है या नहीं के बराबर अनुभव होता है। लेकिन उधर जो व्यक्ति बढ़ा, उधर वहां जो व्यक्ति खड़ा है उसको अवश्य ऊष्मा का अनुभव होता है ना। जैसे आग जल रही है और आप यहाँ खड़े हैं तो आपको उस आग का सेक लग रहा है हुआ, लेकिन यदि हवा उधर से चल रही है तो उस वहां जो व्यक्ति खड़ा है उसको ज्यादा सेक लग रही है, आपको कम लग रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ चारों तरफ जो हवा है, हवा के कण जो आग के बिल्कुल नजदीक हैं वो हीट को गेन करते हैं, वहां से वो हीट आते हैं और दूसरे कण को ट्रांसफर करते हैं, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे, और वो जो कण जो हमारे बॉडी में टच करने वाला है वो हमारे बॉडी को टच करके ऊष्मा को हमें ट्रांसफर कर जाता है। इसी तरह जब पानी को हम हीट करते हैं तो नीचे वाला कण हीट होके ऊपर आता है, वो अपनी कण को, एनर्जी को ट्रांसफर करता है दूसरे कण को, फिर नीचे वाला फिर हीट करके ट्रांसफर करता है। इस तरह से ऊपर से नीचे होते होते पूरे पानी में धीरे धीरे हीट का फ्लो होना शुरू होता है और हीट गर्म हो जाती है, मतलब तो पानी गर्म हो जाती है। तो ये भी ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है जिसमें कण चल के आएंगे। पहले वाले में कण चल के नहीं आते, इसमें कण एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा जहां उत्पन्न हो रही है उस स्रोत से ऊष्मा ली और वहां से वो चल के दूसरे भाग में चलेंगे, ये होता है इसमें। तो ये किसमें होगा? द्रव और तथा गैसों दोनों में हो सकते हैं। दोनों में फ्लो की प्रवृत्ति है, तो जिस दोनों में फ्लो की प्रवृत्ति है तब उनमें ये होगा। तीसरा जो है, दोनों में एक खासियत है, दोनों में हम माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें भी एक गैस या द्रव वाला माध्यम है, उसमें ठोस माध्यम है। अब तीसरा जो है वो विदाउट मीडियम है, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विकिरण बिना किसी माध्यम के सीधे विकिरण के रूप में एक स्थान से दूसरे तक ऊष्मा का यदि स्थानांतरण हो तो हम उसको कहते हैं वो विकिरण विधि। जैसे सूर्य से ऊष्मा आ रही है, निर्वात में भी वो चलती है, निर्वात जहां हवा भी नहीं है वहां से भी वो चलते हुए आती है और पृथ्वी पर पहुंच जाती है। इसका मतलब है उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हमारा सूर्य से प्रकाश है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, ये सबको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये चल रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये तीनों मेथड है। आज हम ऊष्मा के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, अगले दिन फिर हम ऊष्मा के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे।